फोर्स में लगाना पड़ता है, दैट फोर्स मस्ट बी ऑलवेज, है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा ना हो कि अभी स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर, बाद में नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी और फोर्स के बीच में। एट एवरी इंस्टेंट अगर एंगल 90 डिग्री है तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होगा। और फोर्स भी कुछ फिक्स अमाउंट है, उसकी बात करेंगे आज हम। जब हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल लिया, एक प्रोजेक्टाइल, अगर हम किसी हाइट एच पर जा करके एक बॉल को या पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, तो इनिशियली इनिशियली वेलोसिटी हम हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं। इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्टिकल डाउनवर्ड काम करता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है और वेलोसिटी इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो स्टार्टिंग में एंगल सर्कुलर, ये पाथ हम बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। और यहाँ जाने के बाद कुछ डाउनवर्ड अगर ये जा, सॉरी थोड़ा नीचे गया ये, तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल इस साइड हो गई। ग्रेविटी की फोर्स अभी भी फिक्स है, mg अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसका पाथ सर्कल नहीं हो सकता। और हमें पता भी है कि इसका पाथ पैराबोला होता है। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के केस में मैंने वेलोसिटी टेंजेंशियल दिखाई हुई है, और फोर्स हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर हम आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हमने कहा कि ये मोशन कुछ ना कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। जितनी सारी चीज़ें हमने वहाँ पहले पढ़ी, वो सारी बातें हम दोबारा से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने वहाँ पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वहाँ सब चीज़ें लीनियर थी, ट्रांसलेशनल थी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिर से आती है, बट एंगुलर फॉर्म में। तो जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो अगर उसकी बात करें तो गोल गोल घूमता रहेगा। अल्टीमेटली लीनियर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई लॉजिक है नहीं, वो बार बार जीरो होता रहेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो जब वो पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड करता है। उस एंगल से हमारा कंसर्न है। और उस एंगल, जो एंगल सबटेंड करता है, सपोज एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है, कि अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है अलोंग द सर्कल, मोशन उसका अलोंग द सर्कल ही है, अलोंग द सर्कल हो जाता है, तो सी पॉइंट पर जो सेंटर इसका है उसके ऊपर एक एंगल सबटेंड करता है, वो डेल्टा थीटा है। एंड दैट एंगल इज द angular displacement of that particle when it is going from A to B along the circle, तो उसको डेल्टा थीटा बोलते हैं। हमने जब हम 6, 7, 8 में शायद होते हैं, उस टाइम ये एक फॉर्मूला आता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो आर्क लेंथ ए बी की आर्क लेंथ है, ए बी आर्क को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर की आर्क बनाई हुई ये डिस्टेंस है, और ये लाइन ए बी लाइन भी एक ड्रॉ की है मैंने रेड कलर से, वो डिस्प्लेसमेंट है। For small angular displacement, ए बी आर्क और ए बी लाइन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो हमने कहा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए बी आर्क इज इक्वल टू ए बी लाइन, तो डेल्टा थीटा जो है ए बी बाई आर हो गया। और यहाँ से रिलेशन आता है, ए बी जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ए टू बी हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और डेल्टा एक्स जो आर डेल्टा थीटा आ जाता है। इसी को डिफ्रेंशिएट अगर करें तो ओमेगा आ जाता है, डी एक्स बाई डी टी करोगे तो वेलोसिटी आ गई, डी थीटा बाई डी टी करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज वी गोस टू आर अल्फा। ये डायरेक्शन वगैरह तुम्हें पता लगी गई। अगर क्लॉकवाइज में कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो वो इनवर्ट जाती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, इनवर्ट अलोंग द एक्सिस, इस तरह से तुम बोल सकते हो। अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करती है तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल अलोंग द एक्सिस एंड आउटवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से हम डिसाइड नहीं करते हैं कि रोटेशन ऑफ सेंस, सॉरी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। सेंस ऑफ रोटेशन से हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हमें पता है कि अगर पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग पार्टिकल का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। रिटार्डिंग, अगर कोई पार्टिकल है रिटार्डेशन मोशन में, रिटार्डिंग मोशन में है, तो उसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो मैंने एग्जाम्पल लिए हुए दो, देखो यहाँ पर पीछे आएंगे तो मिलेंगे, कहाँ गए दो एग्जाम्पल थे ना। ये था कि हर पॉइंट पर यू है, स्पीड हर पॉइंट पर यू रहती है। अगर ये यू रहती है तो उसको ए पॉइंट से बी बी तक जाने में, बी से सी, सी से डी, जो भी पॉइंट नाम लिखे हुए हैं वो सारे टाइम सेम होगा।
स्पीड कांस्टेंट है तो उसका इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल हम बोल सकते हैं, तो वो भी सेम रहेगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये चीज यहाँ से कंक्लूड करते हैं हम लोग। और अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एंगुलर वेलोसिटी मतलब स्पीड मतलब v, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ये कांस्टेंट हो जाती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, जीरो। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो। और इसको हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, यू से ए से बी, बी से डी, डी से ई गया, तो यू पर लीस्ट है, बी पर पहुंचता है वेलोसिटी v1 हो गई, डी पर पहुंचा वेलोसिटी v2 हो गई, डी से ई पर पहुंचा वेलोसिटी v3 हो गई। u इज लेस देन v1, इज लेस देन v2, इज लेस देन v3। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। इफ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट तो एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन होगा। अल्फा को तुम लिख सकते हो, ये इसका मैंने ऐसा था, हमें पता है एक रिलेशन, ये रिलेशन मैं ऐसे लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो dv बाई डी टी, ये रिलेशन में लिखा नहीं शायद, dv बाई डी टी इज आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ से था ये लीनियर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लीनियर स्पीड चेंज हो रही है आर, और ये अल्फा एक टू आर अल्फा। फॉर दिस फिनोमिना लिखा हुआ था अगर स्पीड वेरिएबल है सर्कुलर मोशन में, फॉर दिस फिनोमिना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको हम कह रहे हैं, स्पीड इज वेरिएबल और एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल। ए टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड, उसकी स्पीड अपने आप चेंज नहीं हो जाएगी। एक फोर्स तुम लगा ही रहे हो, सबसे ऊपर लगा दिया था हमने, वो तो घुमाने के लिए लगाया था, और उसकी डायरेक्शन थी सेंटर की तरफ, सॉरी अभी सेंटर मत बोलो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक फोर्स हमने लगाया था और वो फोर्स उसको सर्कल में घुमा रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है, सर्कल में घुमाता है। अब यहाँ पर तुम कह रहे हो स्पीड चेंज हो रही है, अब स्पीड चेंज करने के लिए एक फोर्स और चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है, दैट रिक्वायर्ड फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स तुम लगाओगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा ए टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एंड अल्फा इज, जब स्पीड चेंज होगी तो एंगुलर स्पीड भी चेंज होगी, दोनों ही एक्सेलरेशन साथ आ जाएंगे, एंड ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है कि एक में डिक्रीज करती है स्पीड, एक में इंक्रीज करती है। फर्स्ट केस में स्पीड डिक्रीज कर रही है, सॉरी इंक्रीज कर रही है, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेटिंग है, ये तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन है, ये रिटार्डेड, इसमें स्पीड कम हो रही है। और जब रिटार्डेड मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसका सेंस देखो, इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी डायरेक्शन? पर अलोंग द एक्सिस Outwards. आउटवर्ड। तो रिटार्डेड मोशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन Inwards along the axis. इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। और इसको देखें अगर हम लोग फर्स्ट केस को, ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, सेंस ऑफ रोटेशन इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जब क्योंकि मोशन एक्सेलरेटिंग है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो इसमें भी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड दैट इज अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। ये सारी बातें हमने कल की, मैंने बस को रिपीट करने की कोशिश भी की सारी बातें। तुम बता सकते हो तुम्हें कोई डाउट आया है तो, कुछ पूछना हो इसमें से, ये सारी बातें क्लियर है ये। विवेक तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया है, हम दे देंगे तुम्हें अटेंडेंस। विवेक आवाज आ रही ओके है? सर, ओके सर। हाँ,
किसी को कुछ पूछना है इसमें से जो कल की कहानी थी? ये कल जो हुआ था, ये देखो, मतलब आज तुम्हें कंफ्यूज ना करे इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। कुछ भी पूछना चाहो पूछ लो, कुछ भी क्लियर करना चाहो कर लो। आज एक नई चीज स्टार्ट होगी। करें? देखिए, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं। यूनिफॉर्म, अब सारे जो फीचर्स है तुम बताते जाओगे मुझे इन मोशंस के, कल के भी यहाँ पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस आर है और एक घूमता है विद ए कांस्टेंट स्पीड। सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है यू, इस पॉइंट पर यू है, वो कहीं भी जाए हमेशा यू रहती है, कहीं भी जाए यू रहती है। स्पीड, स्पीड टेंजेंशियल बोले अब इसको, तुम्हें थोड़ा डिस्क्रिमिनेट तो करना पड़ेगा ना, तो अपना बोल ही मैं डाल लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एक है वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को तुम टेंजेंशियल बोल सकते हो, या फिर तुम उसको बोलते हो लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे। एंगुलर स्पीड, बताइए, स्पीड कांस्टेंट है, यस सर। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। सर नो सर। वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मुझे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. 0। पर हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, हमें 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, 3-4 महीने हो गए कि वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो क्या? वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो अगर टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब एंगुलर स्पीड के बारे में क्या कंक्लूड करोगे तुम लोग? एंगुलर स्पीड Constant है. वो भी कांस्टेंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, इनका आपस में रिलेशन भी है, हम लोगों ने कल देखा था। इसका मतलब ये हुआ एंगुलर स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में तुम बता सकते हो? 0. Obviously। ये 0। ये चीज रह जाती है ना, ये इसको हम ये तो मुझे इंट्रोड्यूस करना है आज, इसी के बारे में तो बात करनी है। एक्सेलरेशन एक और होगा, इज नॉन जीरो। 3 तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पर आते हैं। एंगुलर की बात कर लेते हैं, टेंजेंशियल की बात कर लेते हैं, और ये वेलोसिटी वेरी कर रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट है तो ये नहीं आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं आ पाएगा। पर वेलोसिटी तो वेरी कर रही है ना। वेलोसिटी में वेरी करने का क्या है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो आएगा। वो एक अलग एक्सेलरेशन है, वो थर्ड एक्सेलरेशन है, कल मैंने 2 ही इंट्रोड्यूस किए थे। और वो आया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए। एक आएगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा इसलिए। तो क्योंकि हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये क्लियर हो गया हम लोगों को, वो चेंज नहीं हुआ। और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। इस वजह से जो एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, तो उसको बोलते हैं, बताओगे नाम कुछ याद आ रहे हैं? जो कल तुम लोग बहुत स्टार्टिंग में जो वर्ड तुम बोल रहे थे बार बार, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो यहाँ की बात है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो एक चीज यहाँ से फिर हमें एक चीज हमें क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा तो कोई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। तो ऐसा तो कोई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डेड श्योर है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी आएगा। एक एक्सेलरेशन तो आएगा। अब ये दो जीरो हो जाएं, इनकी मर्जी है। ये किस तरह का सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी बातें ठीक है। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, नॉन जीरो हो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो, नॉन जीरो हो, आपस में ये एक रिलेशन बना करके चलते हैं। वो रिलेशन तुम्हें पता है क्या है? बताओगे जरा मुझे, रिलेशन क्या है? ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। ए टी की डायरेक्शन बताओगे क्या है? ए टी की डायरेक्शन along the tangent, along the tangent। वो अगर वो स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी की टेंजेंट along मतलब सेम डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। और स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ऑपोजिट। एक हमने अल्फा लिखा, अल्फा की बताओगे? अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन along the axis। अब मैं इसका नाम लिखूं अगर ए सी, तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। रेडियल अलोंग द रेडियस होता है ये, रेडियल एक्सेलरेशन। तो कुछ बुक्स में ए सी, ए आर यूज कर लेते हैं। ए सी और ए आर, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि एक फोर्स तुम लगा रहे हो, एक फोर्स तुम लगा रहे हो। कौन सा फोर्स? जो स्टार्टिंग में तुमने लगाया था, कौन सा फोर्स लगाया था वो? ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड to rotate a particle in circle. That required force must always must be perpendicular to the velocity। वो जो फोर्स लगाया था ना तुम लोगों ने, उसकी वजह से आता है ये, उसकी वजह से आता है। तो फिर यही लिख देते हैं, ए सी और ए आर की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स उधर ही लगाया हमने, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उस तरफ ही फोर्स लगाया है। सर हम यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे? बोल देते टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल देंगे। टेंजेंशियल ये मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ, अभी तो मैं बोलूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी एक दो दिन के बाद ही, क्योंकि अभी क्योंकि चीजें मतलब सब मिक्सअप हो सकती है। तो स्पीड अलग रहे, वेलोसिटी अलग रहे, तो इस तरह की, क्योंकि कई बार बच्चे ना इनको मिक्सअप कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब अलोंग द टेंजेंट है, बस खत्म बात। वो एक ही बात है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर एंगुलर स्पीड की जगह हम एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। ऐसे ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब स्पीड नहीं बोलेंगे या वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। अब कोई पार्टिकल मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, हम बोल देते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, इतना सा मतलब है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वो दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि जो मेरे को नेक्स्ट स्टेप लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो डायरेक्शन चेंज की वजह से नहीं आ रहा है। वो ये जो सारी बातें मैंने की हैं ऊपर, मैंने ये मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में की है, कि ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन लेके ही नहीं आ रहा। डायरेक्शन को मैंने सिर्फ इसमें कन्फाइन किया अभी, तो सिर्फ यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ भी डायरेक्शन की बात करूँ, यहाँ भी डायरेक्शन की बात करूँ, और यहाँ भी करूँ, तो बच्चे क्या है, मिक्सअप कर लेते हैं सबको। तो मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने कल से डायरेक्शन की बात की नहीं, इसलिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको क्रॉस कर चुका हूँ, जब तुम्हारी चीज़ें अगर क्लियर क्लियर हो जाएंगी तो मैं रूटीन लैंग्वेज में यही बोलूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस कराना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करो।
ऐसा नहीं है कि वो गलत या ये गलत, सब ठीक है। अभी तुम्हारा दिमाग इधर ना जाए कि टेंशन वेलोसिटी बोल दिया सर ने और वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी, ऐसा तुम ना सोचो। एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया तो उसका मतलब डायरेक्शन भी, ऐसा ना सोचो। क्योंकि मैं तो हर साल देखता हूँ यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। हालांकि मैं उसको एक क्लास में खत्म कर देता हूँ, पर मैं तुम्हारा नहीं किया क्योंकि क्योंकि टाइम कम था। होता क्या, एक क्लास में खत्म करने के बाद वो समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ एक बार बता दूं और अच्छे से बता दूं ताकि तुम्हें आ जाए, और रिपीटिंग का टाइम है नहीं और करना भी ना पड़े। तो बात यह है कि एक नया एक्सेलरेशन हम लोगों ने आज देखा कि मतलब ऑलरेडी था, हम लोग कल इसको बस अवॉइड कर रहे थे बात करना इसके बारे में कि स्पीड कांस्टेंट रहे और ना रहे, वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, और डायरेक्शन चेंज किस वजह से हो रही है, क्योंकि हमने इस पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से भी अगर तुम इसको घुमाना चाहते हो इन सर्कल, तो भी एक फोर्स हमेशा लगाना पड़ता है। वो फोर्स जो है वेलोसिटी के, जो उसकी वेलोसिटी हमने दी है उसके स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर है तो उसी फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है, उसी डायरेक्शन में आता है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन होगा कितना। ठीक है, एक इसके साथ एग्जाम्पल और लिख देते हैं कि हमारे पास एक सर्कल मोशन और है, एक सर्कल और है ये सर्कल, यहाँ पर स्पीड u है, यहाँ पर v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, और अगेन सेम कि u1 का मॉड इज लेस देन v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3, तो स्पीड इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर स्पीड की हम बात करें तो उसकी लीनियर स्पीड, उसको लीनियर स्पीड भी तुम बोल सकते हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको बोल सकते हो, लीनियर स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर स्पीड और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे इसको, कैसी है ये, वेरिएबल है। तो फिर AT इज नॉन जीरो। अगर स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उसका मतलब ये भी हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल, वो भी वेरिएबल होगी, और ये वेरिएबल होगी तो अल्फा भी तुम्हारा नॉन जीरो हो जाएगा। और एक जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC के बारे में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इट इज ऑलवेज नॉन जीरो, और कितना होता है उसकी बात हम करते हैं। तो ये सारी बातें थी। एक नया एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं, थर्ड एक्सेलरेशन है, टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ काम करता है हमेशा, पॉइंट फिक्स पॉइंट है जो C, उस तरफ काम करता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात हम करना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। पता है तुम लोगों को कितना होता है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। v²/r है ना। तो किधर होता है ये, एक मैंने ना स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि बच्चे मिसकंसेप्शन लेते हैं कि एक फोर्स लगता है, ये फोर्स लग नहीं रहा है, ये तुम लगा रहे हो उसको घुमाने के लिए, इसी ध्यान रखना। ये फोर्स लग नहीं रहा है, ये फोर्स तुम लगा रहे हो इसको घुमाने के लिए। वैसे उसका ना एक डेरिवेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और एक डेरिवेशन है थोड़ा पोलर फॉर्म में। तो मैं पोलर फॉर्म का तुम्हें आइडिया देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं उसको। देखो ये पार्टिकल सर्कल में है, ये इसकी वेलोसिटी बिल्कुल इस पॉइंट पर देखते हैं, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 है, और यहाँ अगर पहुँचता है ये तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये एंगल जो है डेल्टा थीटा, तो ये वेलोसिटी चेंज हो गई, दैट इज v2। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहा, यहाँ भी v है और यहाँ भी v है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही तो हमें नाम अलग अलग बोलने पड़ेंगे कि यहाँ v1 है यहाँ v2 है, डायरेक्शन अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, ये पॉइंट ए हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी कुछ तो लगा ही होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू
डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम है। और जो एंगल है, एंगल फ्रॉम ए टू बी, एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट सेंटर इज डेल्टा थीटा। हम लोग कैलकुलेट करना है कि इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ओनली। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, देख रहे हो, v और v, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसके डायरेक्शन चेंज हुई है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। तुम क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाय डेल्टा टी। हमें तो अपनी बेसिक डेफिनेशन यही है, डेल्टा V बाय डेल्टा टी। डेल्टा V कितना होगा, डेल्टा V इज V2 माइनस V1 बाय डेल्टा टी। तो हमें V2 माइनस V1 देख लेते हैं कितना हुआ, V2 माइनस V1, बताओगे कितना होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका डिफरेंस कितना होगा। एक एंगल, एंगल देखिए इनका, दोनों का एंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों के बीच में तुम्हें एंगल की रिक्वायरमेंट होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। ये V1 है, V2 शायद कुछ ऐसे है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। क्योंकि इन दोनों के ए बी, सॉरी ए सी और ये सी बी, इनके बीच में एंगल जो है डेल्टा थीटा है। तो ये जो लाइन है V1 जो वेलोसिटी है, ये AC के परपेंडिकुलर है, और ये V2 जो CB के परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल सेम होता है, ऐसा हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बात वही है, इसी को मैंने थोड़ा मैनिपुलेट किया हुआ है। एक लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल अगर थीटा है, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल वर्टिकल के साथ थीटा होगा, क्योंकि हमारे पास ना फिजिक्स में मैक्सिमम केसेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रहते हैं। तो उस लाइन को थोड़ा सा मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया हुआ है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलता हूँ। वही बात है ये, वही बात है ये। अब देखें, अगर हम लोग CB को देखें, तो CB का एंगल विद AC, AC मतलब हॉरिजॉन्टल, CB का एंगल विद AC इज डेल्टा थीटा। तो CB का परपेंडिकुलर V2 का एंगल विद वर्टिकल दैट इज V1, तो CB का एंगल विद वर्टिकल डेल्टा थीटा ही होगा। ये CB है, ये C है, ये B है, और ये A है। तो अगर CB का एंगल, सॉरी ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, नाम गलत लिख दिया। CB का एंगल विद हॉरिजॉन्टल डेल्टा थीटा है, तो CB के परपेंडिकुलर का एंगल मतलब V2 का एंगल विद वर्टिकल मतलब V1 के साथ सेम होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने सेम यूज की है, ठीक है। ये V2 माइनस V1 है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बताओगे। 2a sin theta by 2। 2a sin थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 2v sin एंगल बिटवीन दीज टू इज ये V1 और V2 है ना, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ लिख दिया है मैंने। एंगल बिटवीन देम इज डेल्टा थीटा बाई 2। ये V2 माइनस V1 आता है, और ये V2 माइनस V1 है। और हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी होगी, साइन थीटा, अब तो शायद आ गई है, पर आती रहेगी, बार बार आती रहती है ये। और तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। साइन थीटा और टेन थीटा सेम होते हैं, और इक्वल टू थीटा ही होते हैं ये, है ना। कंडीशन क्या है, थीटा इज इन रेडियन, ये बात पता है, ये बात पहले भी आई होगी। थीटा जो है रेडियन में होता है। अगर एंगल स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, मैं लिख देता हूँ ऊपर, फॉर स्मॉल एंगल, for small angle sin theta is equal to tan theta is equal to the theta itself। और कंडीशन ये कि डिग्री में मत लेना इसको कि थीटा थीटा 2 डिग्री साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, ऐसा नहीं। 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके इक्वल आएगा, और थीटा इज इन रेडियन। तो कंडीशन होती है। तो हमारा जो ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है,
और ये तो वैसे भी डेल्टा थीटा का हाफ भी किया होगा तो और भी स्मॉल हो गया ये रेडियन में। तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को डेल्टा थीटा बाई 2 लिखूंगा फिर मैं। v2 माइनस v1 इज 2 v डेल्टा थीटा बाई 2, v2 माइनस मैग्नीट्यूड है 2 v डेल्टा थीटा बाई 2 इज, सॉरी इसको हटा देते हैं, v डेल्टा थीटा हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 बाई डेल्टा t। v2 माइनस v1 की वैल्यू आती है v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t को क्या बोलोगे तुम लोग? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t को क्या बोल सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. v ओमेगा। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है v ओमेगा या ओमेगा v। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा इज v बाई आर, ये हमें पता है, कल से हम बोलते आ रहे हैं बार बार, इनटू v। तो क्या बन गया ये v स्क्वायर बाई आर। और तुम ऐसे क्यों लिखते हो उसको, ओमेगा v को पुट कर लो, ओमेगा v है ना, तो v को तुम पुट कर सकते हो, v गोस टू ओमेगा आर या आर ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें याद तो ये रहता है हमें सबसे ज्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली हम यही यूज करते हैं, पर ये ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है और फिर ये ओमेगा वी भी होता है, सब एक ही। और ये एक्सेलरेशन उसकी वजह से आया जो फोर्स में लगाया था, तो जो पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स हमने लगाया था, पार्टिकल को सर्कल में घूमना था, हमने एक फोर्स लगाया था, और किस तरफ लगाना पड़ा था हम लोगों को फोर्स, वो फोर्स हमने लगाया था परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये इसकी डायरेक्शन में लिखता हूँ, along the radius towards the center। अब तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है नहीं होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से आ रहा है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो स्पीड की चेंज होने की वजह से आता है, मतलब उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चेंज होने की वजह से आता है, ये डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से आता है। और एंगुलर का अपना एक अलग हिसाब किताब है, वो एंगुलर जो है टेंजेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। टेंजेंशियल स्पीड अगर वेरी कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड अगर वेरी कर रहा है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी करेगी, मतलब उसकी एंगुलर स्पीड भी चेंज होगी। एंगुलर स्पीड अगर चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो टुवर्ड्स द सेंटर, तो फिर इसी जो तो फिर रिक्वायर्ड जो फोर्स है जिससे हमने फोर्स लगाया था, इसका मतलब ये हुआ जो हमने फोर्स लगाया था एफ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, एंड दैट रिक्वायर्ड फोर्स एम ए सी, मास टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और एम ओमेगा स्क्वायर आर भी इसको बोल देते हैं, एम ओमेगा वी भी इसको बोल देते हैं। ये रिक्वायर्ड फोर्स है, इस ये नाम तो इसका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? ऐसे बोलते हैं अपने बच्चे अपनी लैंग्वेज में कि ये फोर्स एक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, ऐसे मत बोलना, कंसेप्ट में गलती करोगे, ऐसा नहीं बोलना है तुम्हें। जब अप्लाई करोगे तो वहाँ गलतियां कर बैठोगे सिर्फ अपने एक लैंग्वेज, मतलब एक सेंटेंस की वजह से। दिस आर रिक्वायर्ड फोर्स, कहीं ना कहीं से तो लाना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आएगा, कौन देगा, हम ढूंढेंगे कौन लगा रहा है ये लगता नहीं है कभी भी, ये सिर्फ जरूरत होती है इसकी, कोई ना कोई देता है, तुम खुद घुमाओ। कभी एमजी हेल्प कर देता है घूमने में, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सही है भाई, कहाँ से आ रहा है, हम कहते हैं एमजी का कंपोनेंट आ रहा है उससे घूम रहा है। कभी हम कहते हैं टेंशन घुमा रही है इसको, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करेंगे तुम्हारी। कभी ऐसा मत करना कि ये एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ये भूल जाओ, सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता, कोई और है, दो चार फोर्स होंगे। फ्रिक्शन भी हेल्प करता है, फ्रिक्शन घुमाने लगता है चीजों को, फ्रिक्शन कभी कभी हेल्प कर देता है, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है कि मैं घुमाऊंगा, मैं दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी टेंशन कहती है मैं दे दूंगी, कभी एमजी भी और अपना रोल प्ले कर देता है। तो ये सारे आएंगे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स में प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, पार्टिकल को सर्कल में घूमने हैं तो। और एक चीज और हम कंक्लूड करते थे
कर लेते हैं। जब भी पार्टिकल को देखते हैं कि सर्कल में घूम रहा है तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है कि सर्कल में घूम रहा है यार ये। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही रहा है इसको, इसको तो चाहिए, घूमेगा नहीं वरना घूमेगा कैसे, कोई ना कोई तो फोर्स दे ही रहा है। फिर तुम्हें ये ढूंढना है कौन दे रहा है भाई। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज प्रोवाइडेड बाय, कौन ढूंढो कौन कौन है वहां पर। ऐसा मत बोलना कि mv²/r लग रहा है, कौन कौन दे रहा है, देखो देखो कौन मिलेगा। mg मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, टेंशन मिलेगी, नॉर्मल मिलेगा, सारे तुम देखोगे क्वेश्चंस करोगे ना, सबकी बारी बारी नंबर आता है, सब देते हैं, सब देते हैं, कोई कभी किस तरह से कोई किस तरह से, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, है ना। तो सबकी बारी आती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो अब मैं डायनामिक्स की तरफ, ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन ना 3 पार्ट में आता है, अलग अलग पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट होता है काइनेमेटिक्स, जो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी। तो ये सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है। अगर हम फोर्स वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को हटा दूं तो अब तक मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ी। फिर हम लोग आ गए थे डायनामिक्स में। तो अब स्टार्ट होगी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा चैप्टर वर्क पर एनर्जी। फिर आएगा वर्क पर एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन। तो तीनों ही, मतलब फर्स्ट पार्ट ही ये था तुम्हारा, तीनों ही पार्ट है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि तुम्हें डायरेक्शन वायरेक्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं डायनामिक्स स्टार्ट करता हूँ। एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में घूमता है और dv/dt इज अल्फा, dv/dt इज अल्फा, तो नहीं लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, बीटा। पार्टिकल इज revolving in ये किसी पॉइंट पर इसकी स्पीड तो चेंज होती रहेगी, स्पीड चेंज होती रहेगी। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड यहाँ पर है, तो उसकी स्पीड है ये v। dv/dt मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इस वजह से दे रखा है ये। मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्शन का नहीं होता। और इधर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, इसको तुम बोलोगे ac। इधर एक एक्सेलरेशन आ गया नया, at। ये at होता है, dv/dt at होता है, at। at जो है वो तुम्हारा बीटा है। ac भी तुम्हें पता है, ac ac is v²/r। net acceleration, net acceleration of a particle revolving in नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पर at इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब इसके दो एक्सेलरेशन होंगे। एक तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, तभी तो हम बोल रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है। और डायरेक्शन तो चेंज हमेशा ही होती है, वो तो फिक्स है। तो उसके दो एक्सेलरेशन होंगे। और नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, किस साइड होगा, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। एक तो हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, एक हो गया अलोंग द टेंजेंट। और फिर इसका नेट जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये जो है ये ए नेट है, ये ए नेट है। ए नेट कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल रिवॉल्विंग इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज at² प्लस ac² प्लस 280 ac, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो जरूरत नहीं है सिर्फ ये लिखो, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलें आगे, डायनेमिक स्टार्ट करें।
देखिए डायनेमिक्स, what is kinematics of circular motion? डायनामिक्स कंपैरेटिवली कम काम करना होता है हम लोगों को। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं तो किस किस तरह से उसकी कौन कौन फोर्स लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो डायनामिक्स में 3-4 केस स्पेशल के सॉरी पार्टिकुलर केसेस हैं, 3-4 ही हैं, वही हम स्टडी करते हैं, वही आते रहते हैं। तो सबसे पहले आता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। पढ़ा है क्या तुम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड्स? बैंक कर देते हैं रोड को। मैं अगर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक से बन पाया तो देखो एक बार। एक सर्कुलर टर्न नहीं, ऐसे कोई व्हीकल आता है उसके ऊपर टर्न लेता है। बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसे होता है। ये सेंटर है, कहीं यहाँ सेंटर है, सेंटर। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं कि ना ये जो साइड है इसको लिफ्ट करके रखते हैं। आउटर एज, ये इनर एज है। देख रहे हो ना, व्हीकल ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे टर्न लेते हैं, इस तरफ जाते हैं, ऐसे जाएंगे। ये इनर एज है, ये आउटर एज है ऑफ रोड। इनर एज और आउटर एज। एक बार थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो अभी तो हम ऑनलाइन बैठे हैं, यही हो सकता है। क्लास में होते तो मैं कुछ दिखा देता। ऐसे तक एक रोड हम देखते हैं ना, तो रोड हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। फिर जहां कहीं भी टर्न आता है ना, जहां कहीं भी टर्न आता है, तुम्हें टर्न लेना है। जहां कहीं भी तुम टर्न लेते हो, तो जो सपोज तुम इसी तरह से टर्न ले, जैसे डायग्राम तुम्हारा बना हुआ है, इस तरह से तुम आ रहे हो, इस साइड से सपोज आ रहे हो तुम लोग, यहाँ से कहीं आ रहे हो, ये रोड स्ट्रेट कर देते हैं थोड़ा। तुम्हारा ये आना है, इस तरह से तुम आ रहे हो, रोड एकदम स्ट्रेट है, ये इस तरह से आ रहे हो। और फिर यहाँ आके तुम्हें पता है कि मुझे टर्न लेना है, ये टर्न है। तो ये आउटर एज और इनर है। अभी तो ये स्ट्रेट है, कुछ आउटर और इनर नहीं है। जब टर्न लेगा तो आउटर और इनर बनेगा। इसका सर्कल, इस स्मॉल सर्कल का रेडियस का सर्कल है, ये बिगर रेडियस का सर्कल है। तो आउटर एज को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, ये बात पता है तुम लोगों को। आउटर एज को, वो रोड एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होता टर्न के ऊपर। जब जैसे तुम एक रोड पर चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है तुम लोगों को भी। जितना एक दो एज है ना, तो किनारे होते हैं जो कि रोड के, एक ये इस साइड होता है, एक लेफ्ट साइड में चलते हैं वो, एक राइट साइड में चलते हैं वो। राइट और लेफ्ट दोनों का लेवल सेम होता है रोड के ऊपर। पर जैसे ही तुम लोग टर्न पर पहुंचते हो, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, जैसे तुम टर्न पर पहुंचते हो, आउटर एज को लिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, इन कंपैरिजन टू इनर एज। उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। वो रोड
हॉरिजॉन्टल नहीं होता टर्न के ऊपर। अगर तुम उसके ऊपर एक साइड पानी डाल दो तो सारा सारा पानी एक साइड दूसरे किनारे पर चला जाता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? तुमने कभी ध्यान दिया, तुम जब टर्न लेते हो तो रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, क्योंकि टर्न ले रहे हो तुम सर्कुलर टर्न ले रहे हो, हल्का सा चेस्ट स्मॉल आर्क है, पर सर्कल तो सर्कल है ना। क्या चाहिए वहां पर तुम लोगों को? क्या चाहिए सर्कल में घूमने के लिए? क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो कोई कोई तो देगा ही ना। कहाँ से लाओगे तुम? बैठे बैठे तो लगा नहीं सकते, कोई तो देगा। तो हम वहां पे ना रोड को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, रोड को कुछ ऐसे सेट करते हैं कि कोई भी जब आए तो टर्न ले तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। चाहे वो नॉर्मल वहाँ हेल्प करे, चाहे चाहे वहाँ एमजी हेल्प कर रहा हो, चाहे वहाँ फ्रिक्शन हेल्प कर रहा हो, कोई भी हेल्प कर सकता है, कोई तो कर ही रहा होगा, तभी तो टर्न लेंगे, अभी टर्न नहीं ले पाएंगे, टर्न ले ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो हेल्प करने के लिए, ये जो भी व्हीकल आ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, आउटर एज को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, और इनर एज थोड़ा नीचे रहता है। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ 2D में, 2D में इसको मैं देखने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है, सपोज ये इनर एज है, ये आउटर एज है, और रोड ना बिल्कुल स्क्रीन के अंदर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों सेम लेवल पर है, देखो ये इनर एज है, ये इनर एज, ये आउटर एज, आउटर एज थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, और रोड कुछ ऐसे बन गया। रोड ऐसे बन गया, इसको ऊपर उठा दिया, आउटर एज को ऊपर लिफ्ट कर दिया, और ये इसकी हाइट है, इतनी हाइट से इसको ऊपर उठाया। अब कोई भी आएगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, जाके सिर्फ ऐसे नहीं जा रहा है कोई भी, समझ में कैसे जा रहा है, इस ये इसको ऊपर ऊपर लिफ्ट किया है, इसको इसको ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। ये थीटा है, ये थीटा है। इसके ऊपर कोई व्हीकल होगा वो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ये है पूरी कहानी। और अभी फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस की हम बात कर रहे हैं अभी, तो क्योंकि एक एक करके ऐड करते जाएंगे सब चीजें, फ्रिक्शन भी आएगा तो फिर दोबारा से करेंगे। फ्रिक्शन लेस, तो फ्रिक्शन लेस है। इसकी डायनेमिक्स क्या होगी, और इसकी स्पीड है v, ये v स्पीड से घूम रहा है तुम्हारा व्हीकल, सपोज यहाँ पर है, ये व्हीकल है, ये तुम्हारा व्हीकल है, इसकी स्पीड है v, कांस्टेंट स्पीड की भी तो हम बात कर रहे हैं। तो उसकी डायनेमिक्स क्या, तो अब सर्कल पर पहुंच गया, टर्न ले रहा है उसको, तो जो चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर, तुम क्या करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर कैसे दिखाते हैं, बस एक तुम्हारा ये था, है ना, इसको इसको लिफ्ट किया हुआ है, रोड थोड़ा ये ऊपर की तरफ है, इनर एज आउटर एज, इनर एज नीचे की तरफ है, तो शायद ये हमें ऐसे दिखाई देगा, वो ऊपर है, ये नीचे है, ये इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है, ये व्हीकल है हमारा, डाउनवर्ड क्या लगेगा, एम जी। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस जो है रोड है, रोड के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल आएगा, वर्टिकल अपवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि रोड को टिल्ट किया हुआ है, नॉर्मल इधर आएगा। ये एंगल उतना ही है जितना कि सारे फोर्स टेंजेंट के अलोंग होने चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होने चाहिए, मैंने ये कहा था, सारे फोर्स जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या लेते हैं हम लोग, टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल होती है, तो सारे फोर्स टेंजेंट के अलोंग होने चाहिए, या फिर उसके परपेंडिकुलर। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल रेडियस होता है, तो हम इस लाइन को ना कंक्लूड करते हैं इस तरह से, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑल द फोर्सेस आर रिजॉल्व अलोंग द रेडियस। एक लाइन कंक्लूड कर लो, आया वहीं से मैनिपुलेट किया है, देखो वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, उसमें कुछ नहीं करना, वो सेम है, उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं थोड़ा अपना मतलब इजी लगे हमें बोलने में और याद करने में, है वही, थोड़ा मैनिपुलेट करके हम लोग देख रहे हैं इसको। हम लोग कह रहे हैं कि ऑल द फोर्सेस आर रिजॉल्व अलोंग द रेडियस। तो इसका
इसका सेंटर यहाँ कहीं सेंटर लेते हैं हम लोग ऐसे, सेंटर हमेशा हॉरिजॉन्टल के अलोंग ले रहे हैं, हालांकि ये होता हो और कहीं भी सकता है, मतलब ये सर्कल थोड़ा ऐसे बने कि सेंटर यहाँ कहीं है, यहाँ सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया। ये सर्कल में घूमेगा ना, सर्कल में जो घूमेगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर लेना है हमेशा। क्यों? क्योंकि हो कहीं और भी सकता है, फिर वो डायनेमिक्स ना बेस सी में हो जाएगी। अभी तुम्हें सिर्फ एक फिक्स करना है कि तुम्हारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है, अभी तो यही करना है। तो सी जो है वो ये है, और सारे फोर्स इधर होने चाहिए या फिर इसके परपेंडिकुलर। देखो कौन कौन परपेंडिकुलर, कौन कौन नहीं है, कौन कौन परपेंडिकुलर है, कौन सही डायरेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है कौन सही है? नॉर्मल। नॉर्मल सही है, नॉर्मल रेडियस के परपेंडिकुलर है। दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? नॉर्मल रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस हॉरिजॉन्टल है, रेडियस हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ मैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। नॉर्मल वर्टिकल है क्या? नो सर। नहीं है। कौन सही है, किसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो है एमजी। एमजी को रिजॉल्व नहीं करेंगे। पिछली बार जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे थे तो बार बार एमजी को रिजॉल्व कर रहे थे, नॉर्मल को नहीं कर रहे थे। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर एमजी सही है, वहाँ नॉर्मल सही था। हमें हमें किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि इसको करें और उसको ना करें। हम लोग देखेंगे कि कौन अलोंग द मोशन है, कौन नहीं है। और सर्कुलर मोशन में देखते हैं कौन अलोंग द रेडियस है या उसके परपेंडिकुलर है। तो एमजी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, शायद तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा ना एमजी और रेडियस। अगर मैं ड्रॉ करूँ सेंटर और ये यहाँ पर पार्टिकल, तो ये रेडियस हो गया, ये हो गया रेडियस, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको रिजोल्व करेंगे, ये एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ गया एन का, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया एन साइन थीटा। और एक कार घूम तो रही है ना, ये जो व्हीकल जो भी घूम तो रहा ही है, इसमें तो कोई ना कोई तो दे ही रहा है, कोई ना कोई तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन इसकी हेल्प कर रहा है घूमने में? गाड़ी घूम रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है, कौन दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रेशनल का कंपोनेंट सिर्फ, जो फोर्स सेंटर की तरफ है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है? एन एन साइन साइन थीटा। थीटा। तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, हियर एन साइन थीटा is providing थोड़ा सा पेशेंस और रख लो यार, फिर बस क्लास खत्म होने वाली है। प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर, आर इसका रेडियस है, स्ट्रेस जो टर्न ये ले रहे हैं, मास इस व्हीकल का मास एम है, वी इसकी स्पीड, इस स्पीड से टर्न लेना चाहता है। और देखें वर्टिकल में, देखें जरा इसको, वर्टिकल में एन साइन थीटा, वर्टिकल में तो उसका कोई मोशन नहीं होगा ना, अब गाड़ी रहेगी तो रोड के ऊपर ही। तो एन कॉस थीटा देख रहे हो, एन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम सी। दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं मैं, तो वी स्क्वायर बाय आर से थीटा कितना होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर सी। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इज आर सी थीटा। कभी ऐसा हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो, कभी ऐसा हो जाए रिक्वायर्ड फोर्स एम वी स्क्वायर आर है और वो नहीं मिले, तो क्या होगा? वो गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगी। वो एक्सीडेंट जो होते हैं, टर्न के ऊपर एक्सीडेंट हो, गाड़ी बाइक स्किड कर गई, यही तो होता है। वो टर्न लेते हैं बहुत तेज स्पीड पे। अब बहुत तेज स्पीड पर तुम टर्न लोगे तो हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। देखो कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, एम वी स्क्वायर बाई आर हमारी रिक्वायरमेंट है। अब ये हमें चाहिए, कोई तो देगा। और वो एन साइन थीटा बेचारा दे तो रहा है, या फ्रिक्शन दे तो रहा है, पर वो उनकी भी लिमिट है ना, फ्रिक्शन की एक लिमिट है, म्यू एन है। अब म्यू एन का भी एक कंपोनेंट आता होगा घूमता फिरता, वो और कम हो जाता है। अब म्यू एन तुम्हारा सपोज 10 न्यूटन आता है, तुमने बाइक की स्पीड कर ली इतनी कि तुम्हें रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इज 20 न्यूटन, और तुम्हें रिक्वायरमेंट 20 न्यूटन की है। और जो वहां पर लोग अवेलेबल हैं, जो म्यू एन है, या नॉर्मल का कोई कंपोनेंट तुम्हारी हेल्प कर रहा है, या एमजी का कोई कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी, वो सारे मिल करके तुम्हें 10 न्यूटन दे सकते हैं। उनका हमारी कैपेसिटी 10 न्यूटन की है, और तुम आ रहे हो नई नई बाइक ली, आ रहे हो भगाए हुए उसको, और तेज स्पीड पर सर्कुलर टर्न 20 न्यूटन का सेंटीमीटर फोर्स चाहिए था,
इन सब ने मिल करके दिया अपन 10 न्यूटन, तुम्हारी बाइक स्किड करती है, दूर जाके गिरेगी, क्योंकि मिला ही नहीं उसको। सर्कल में घूमने के लिए फोर्स सही नहीं मिला, कहीं जाके गिरोगे दूर। तो जब टर्न लेते हैं तो गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट मतलब हो पाए पूरी ना हो पाए, क्या पता। तो एन साइन थीटा एम स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। अगर तो इसका मतलब ये हुआ, फिर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ पर, मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, क्यों गुस्सा कर रहे हैं तो ये देखो, जैसे एन साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, कहीं कम ना पड़ जाए तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, तो मैं ये लिखूंगा ना इसको, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल। इसका मतलब तुम्हारी स्पीड जो है ना वो हमेशा आर जी टेंजेंट थीटा से कम होनी चाहिए, गिरने की चांस है, वरना ये इससे कम होनी चाहिए, इससे कम। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है बताओ जरा, हमारी स्पीड इससे कम होनी चाहिए, हमारी स्पीड 100 से कम होनी चाहिए, 100 से, ऐसा बोल देते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 100, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड इज आर जी टेंजेंट थीटा। आया समझ में? यस सर। कल की क्लास में डायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और ये बैंकिंग अप्रोच था, हालांकि पूछ लेते हैं पर मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल एक बार फ्रिक्शन को देखेंगे और फिर इसको कंबाइन करेंगे, और फिर देखते हैं कि स्किड और स्लिप होता है मैक्सिमम। तुम बहुत धीरे चलोगे टर्न पर तो भी गिर जाते हो, तुम बहुत धीरे भी नहीं चल सकते, तुम बहुत तेज भी नहीं चल सकते। सही बोल रहा हूँ साक्षी कटारिया? तो इस बात को अगर आगे बढ़ाएंगे, एक बार थोड़ा सा इसको अलग से एक बार और देखेंगे, फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर पाता है हमारी। ऑपरेशन को देख इन दोनों कंबाइन कर लेंगे, और फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड और मिनिमम सेफ स्पीड, मतलब सेफ स्पीड क्या है, हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, इससे धीरे नहीं चलना, इससे तेज नहीं चलना, रेंज होती है। अगर तेज चलोगे तो स्किड कर जाओगे, धीरे चलोगे तो स्लिप कर जाओगे, स्लिपिंग एंड स्किडिंग। एक कल मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि कल से मैं बहुत धीरे 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 एक स्टेप मैंने, मतलब एक एक टूल को इकट्ठा किए अब तक 2 क्लास में। कल मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तुम्हें पता है रीज़न क्या है, तो उसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, 10-15 क्वेश्चन कहीं मिल जाते हैं सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स के ऊपर, तो प्रैक्टिस कर लो ताकि कल प्रॉब्लम ना आए। वर्क पार एनर्जी का असाइनमेंट मैं तुम्हें आज पीडीएफ बना के भेजता हूँ उसी टाइम में। ये फाइल अभी शेयर कर रहा हूँ, कल मैं भूल गया था, और फिर मैसेज भी आया था, डबल ही ने मैसेज भी किया था। फिर कल वाले भी सेंड कर देना। ये मैंने उसी फाइल में आज ऐड किया है, तो कंप्लीट है ये फाइल, नई नहीं बनाई आज। आज नई फाइल नहीं, उसी में लिखा है इसको, तो पूरी फाइल भेज रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, तुम लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।